नमस्कार, मैं हूं फ़हीमुद्दीन और आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी में चुनाव को लेकर तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। हर विधानसभा में प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नरेश सिंह सोलन की, जो कि 130 बिथरी विधानसभा से अपनी दावेदारी की है इन्होंने। साहब, आपने 130 बिथरी विधानसभा दावेदारी की। सबसे पहला आपका मुद्दा क्या रहेगा यहाँ पे? किस मुद्दे पे आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? बिथरी 123 बिथरी विधानसभा में मुद्दों की अगर बात करेंगे तो पिछले आज़ादी के बाद से आज तक 70 सालों से लगातार विधायक भी चुन के आए हैं, सांसद भी चुन के आए हैं। क्षेत्र में विकास के नाम पे कुछ काम हुए हैं, सड़कें बना दी गई हैं, कहीं पे बना दी गई, कहीं नहीं बनाई गई हैं। बहुत सारी क्षेत्र की समस्याएं मौजूद हैं। पिछली 30-35 साल से केवल 82-83 में एक फैक्ट्री इफ्को के नाम से बनी थी, और वो भी केवल जिन लोगों की ज़मीनें इफ्को में ऑक्युपाइड हुई उन लोगों को नौकरी मिल गई थी। उसके बाद से आज तक बाहरी लोग उसमें काम करते हैं, लोकल लोगों को कोई भी जगह नहीं है। सबसे बड़ा तो मुद्दा है बेरोजगारी का। बिथरी के मैक्सिमम लोग बेरोजगार हैं। युवक पढ़ के या तो बाहर जाएं या बेरोजगार बन के वहाँ टहलते रहें। तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा मुझे महसूस होता है वो होता है बेरोजगारी। क्योंकि हमारे नव युवा, बहुत सारे युवक ऐसे हैं जो पढ़ाई तो कर ली है मगर रोजगार के लिए घर पे बैठे हैं और कोई किसी टाइप का काम नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जिस पार्टी में मैं हूँ, समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस तरफ ध्यान दे रहे हैं और लगातार रोजगार सृजन का, विकास का, उनका और कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल है तो विकास है या लोगों को रोजगार है, जो कि आज की मौजूदा सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। वो ध्यान दे रही है तो केवल उन मुद्दों पे दे रही है जिनसे रोजगार का कोई ताल्लुक नहीं है। वो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। आप किस तरीके से वहाँ की जनता के लिए, विधायक जी अगर आप बनते हैं 130 विधायक, तो उस जनता के लिए आप किस तरीके से बेरोजगारी दूर करेंगे? आप बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी ही केवल रोजगार देने का माध्यम नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो लोकल लेवल पे लगाए जाते हैं, जिनमें भारी संख्या में काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है। तो इच्छा शक्ति अगर हो और आपकी सरकार और आपका नेता ऐसा हो, जैसा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश जी सोचते हैं कि क्षेत्रीय लेवल पे छोटे छोटे विकास कार्य होने के नाते उनमें काम निकलेगा। छोटे जैसे डेयरी उद्योग है एंड अन्य छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, वो लगाए जाएंगे और ग्रामीण लेवल पे इस तरीके की व्यवस्था डेवलप हो जो ब्लॉक लेवल पे और ग्रामीण लेवल पे लोग वहां रुकें और अपना रोजगार स्वरोजगार के रूप में डेवलप करें। तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसे कुछ काम हो जिससे कि वहीं के वहीं, जैसे आज बहुत बड़ा आप सिस्टम है, हम लोगों का सब्जी का काम होता है हमारे क्षेत्र में, तो सब्जी हो तो जाती है मगर वो 2 रुपए किलो सड़ जाती है, मगर उसको बेचने का कोई स्थान नहीं है। तो लोकल मंडियां हो, बाहर के व्यापारी के लिए आने का साधन हो, वहां पर लोग अपना बेच सकें सामान और पैसा अर्जित कर सकें। ऐसे ही जगह जगह डेयरी फार्म हो, डेयरियां बने, दूध खरीदने का सिस्टम हो, दूध सप्लाई करने का सिस्टम हो, तो बहुत सारे रोजगार लोगों को मिल जाएंगे। जैसे कि आप डेयरी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार में, या तो आपने देखा होगा कि सरकार ने गायों को लेके कितना सख्त कर दिया। हर गांव में डेयरी बना दी गई है और हर उसमें गाय छोड़ दी। लेकिन लोगों का मानना है जो वहाँ पे गौशाले बनाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में हैं, ना कि उसमें गाय हैं और ना ही कोई वहाँ काम करने वाला है। तो आप उसको किस तरीके से करेंगे? दुर्भाग्य है इस सरकार में जितना गायों का दोहन हुआ है, जितनी परेशानी हुई है, लाखों गाय मर रही हैं, ये केवल इस सरकार में हुआ है। वो भी क्यों? पहले भी गाय होती थी, कहीं ये इम्पोर्ट नहीं हुई हैं, मगर लोग इनकी सेवा करते थे, अपने खूब अच्छा खिलाते थे, पिलाते थे, दूध भी देती थी, बछड़े भी होते थे। मगर इस सरकार ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि लोग गाय के नाम से डरने लगे। लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। डेयरी के नाम पे अगर बाहर कहीं छुट्टी घूम रही हैं तो अपना कचरा कूड़ा खा के पेट भर ले रही हैं,
मगर अगर डेयरी के अंदर हैं तो आप अगर अंदर घुस के देखेंगे तो आप खुद उंगली दाब जाएंगे कि साहब यहाँ तो बहुत बुरा हाल है जी। उनको खाने के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। दूध तो तब देंगी जब कुछ खाने को मिले। उनको अपना जीवन बचाना मुश्किल है। मैं जिस डेयरी में जाता हूँ उस डेयरी का हाल देखता हूँ कि कुछ भी नहीं है। मैं उस डेयरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट लूंगा। मैं उस डेयरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस किसान की बात कर रहा हूँ जो किसान अपने 4 जानवर पाल के उससे दूध डेवलप करके और जगह जगह बेचने के उसके साधन हों और बड़ी फैक्ट्रियों के लिए वो माल जाए तो उसे अच्छा पैसा मुनाफा प्राप्त हो सकता है और मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। इसलिए डेयरी फार्म के द्वारा बहुत सारे रोजगार डेवलप किए जा सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, मेरा मानना है कि 123 बिथरी विधानसभा में शिक्षा को भी लेके वहाँ के लोग काफी पीछे हैं। तो आप किस तरीके से क्या काम करेंगे जो शिक्षा को लेके वहाँ की लड़कियां और लड़के आगे बढ़े? शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ और मैं लगातार वहाँ की दशा देख रहा हूँ। जो प्राइमरी के स्कूल हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि प्राइमरी के स्कूलों के नाम पर केवल स्कूल नाम है, वहाँ शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। क्योंकि अगर वहाँ किसी तरीके से, पहली बात तो बच्चा आना नहीं चाहता है। अगर बच्चा आ भी जाए तो अगर 40 बच्चे हैं तो 1 टीचर होगा और 40 बच्चों को 1 टीचर, वो भी 40 बच्चे कम से कम 5 क्लासों के होंगे, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30। तो 1 टीचर किसको पढ़ा लेगा? ना बैठने की अच्छी व्यवस्था है, ना फर्नीचर की अच्छी व्यवस्था है, ना पढ़ाने वालों की व्यवस्था है। तो एजुकेशन स्तर तो एकदम खराब है। और मैं ये चाहता हूँ कि यदि सरकार चेंज होती है तो जिस तरीके से पश्चिमी, आप जैसे दिल्ली का उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में भी लेवल यही था, शिक्षा का लेवल ऐसा ही था। मगर आज की डेट में वहां पर सरकार बदली, केजरीवाल की सरकार ने सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों को एक बराबर कर दिया है। दोनों में ये दिखाई नहीं देता कि कौन सा शिक्षा का सरकारी संस्थान है और कौन सा प्राइवेट है। बच्चे अपना प्राइवेट में पढ़ाएं, माँ बाप, या सरकार में पढ़ाएं। उन्हें ये लगता है कि बच्चा की एजुकेशन अच्छी होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब सरकार यहाँ आए, समाजवादी की सरकार हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश जी की ये इच्छा है कि स्कूलों का स्तर ऐसा हो कि लोग देखें कि स्कूल क्या होते हैं और वहाँ पढ़ाई हो और बच्चे आगे पढ़ पाएं। अब स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ा सा हमारे क्षेत्र में काफ़ी विधिविधान नहीं है, तो स्वास्थ्य को लेके आप क्या काम करेंगे आप? स्वास्थ्य के लिए काम करने के लिए तो सबसे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे कि ब्लॉक लेवल पे आदमी को अभी क्या होता है, सपोज अपने क्षेत्र के कहीं पे भी बीमारी कोई आती है तो आदमी को लोकल लेवल पे कोई चीज नहीं मिलती। पीएससी बना भी गई है तो वहां पे 1 डॉक्टर है। अब आप ये बताइए कि इतने बड़े 250 गांव के अंदर 1 डॉक्टर अगर बैठेगा, और महामारी आजकल चल रही है, महामारी में अगर इतने सारे लोग वहां पर बीमार होकर पहुंचेंगे और 1 डॉक्टर किसका इलाज कर लेगा? नतीजा क्या होता है? उन्हें शहर की तरफ भागना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये कि सुनिश्चित किया जाए कि जो जनता है उसके अनुपात में वहां बेड हो, वहां की सुविधाएं हों और वहां डॉक्टर एंड नर्सिंग स्टाफ हो। तो मैं ये चाहूंगा कि आने वाली सरकार जब होगी तो ये अनुपात को सही किया जाएगा, लोगों को लोकल लेवल पे इलाज की व्यवस्था होगी। और ये काम हमारे पिछली सरकार में जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो बखूबी ये हुआ भी था और पूरी सुविधा लोगों को मिल रही थी। मगर अभी जो महामारी आई उसमें सरकार की पोल खुल गई और ये देखा कि लोग अपने हाल पे छोड़ दिए गए और उन्हें कहीं कोई इलाज नहीं मिला। तो मैं ये चाहूंगा ये दुनिया में दोबारा ऐसा ना हो और सरकार हमारी आए तो हर आदमी को बखूबी इलाज का इंतजाम हो और लोकल लेवल को। तो ये व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।